बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आबनाए हरमस में बारूद की बू, क्या दुनिया एक बार फिर जंग के दाने पर खड़ी है? आबनाए हरमस में जो हो रहा है वो सिर्फ कशीदगी नहीं, एक बहुत बड़ा खतरा है। तेल के राज से जंगी जहाज और बड़ी ताकतें आखिर क्या खेल खेल रही? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या जंग का आगाज है? अगर आबनाए हरमस बंद हो गई तो दुनिया की मईशत का क्या होगा? प्यूटन ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया कि नस्लें नक्शे के इस छोटे से नीले रंग पे खड़ी हैं, जमी है जिसे आबनाए हरमस कहता है। लेकिन जो कुछ वहां हो रहा है वो महज बहरी जहाजों की आमदोरफ्त नहीं, बल्कि एक नई आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। सदर प्यूटन के एक फैसले ने वाशिंगटन के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। रूसी जंगी जहाज अब ईरानी समुद्रों में इन टैंकर्स की हिफाजत करेंगे जिन्हें अमेरिका ने रोकने की कसम खाई थी। नाकाबंदी और आलमी मईशत की कहानी शुरू होती वस्त अप्रैल में, जब इस्लामाबाद में होने वाले जो थे अमन मुज़ाकरात नाकाम हुए और व्हाइट हाउस ने ईरान बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी जो तबाहकुन जहाज थे, डिस्ट्रॉयर ने दर्जनों टैंकर्स को वापस मोड़ना शुरू कर दिया। जवाब में ईरान ने आबनाए हरमस की कवानीन बदल दिए, टोल्स नाफज किए और कई जहाजों का रास्ता जो है रोक लिया। नतीजतन तेल की कीमत $120 या $26 फी बैरल से तजावज कर गई और दुनिया भर की मार्केटों ने अपनी सांसें रोक ली। सबको एक लगा कि शायद चीन एहतजाज करेगा या ईरान धमकियां देगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बराह रास्त मैदान में उतर आएगा प्यूटन। प्यूटन का मास्टर स्ट्रोक और स्टील और पश्चिम का टकराव। प्यूटन ने रूसी जंगी जहाजों को हुक्म दिया है कि वो तमाम थोड़ा सा कर लूं हुक्म दिया है कि वो तमाम तजारती जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करें जो रूसी तेल या चीनी खाम माल लेकर जा रहे हैं। अब अगर कोई सफारती एहतजाज नहीं रहा, ये समुद्र की लहरों पर स्टील और परचम का टकराव। रूसी अहकाम का मौकफ दो टोक है, हम गैर कानूनी नाकाबंदियों को आलमी तवानाई का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देंगे। इसका सादा तर्जमा यह भी है कि अमेरिका अब इन पानियों का तनहा ठेकेदार थानेदार नहीं रहा है। एक चिंगारी जो है वो एटमी ताकतों के टकराव कर सकती है। ये रूसी जहाज महज दिखावे के लिए नहीं है, ये जदीद तरीन एटमी शिप मिसाइलों, फजाई दफाई निजाम और इलेक्ट्रिक वारफेयर से लेस है, जो अमेरिकी रडार को जाम करने की सालियत रखती है। खतरा क्या है? अगर एक अमेरिकी जहाज किसी रूसी हिफाजत में मौजूद टैंकर्स को रोकने की कोशिश करता है या कोई ईरानी स्पीड बोट गलतफहमी में फायरिंग करती है, तो ये मामला मिनटों में एक होलनाक जंग में तब्दील हो सकता है। सर्द जंग के बाद ये पहला मौका है कि दो एटमी ताकतें समुद्र में आमने सामने खड़ी। रूस, चीन, ईरान इत्तेहाद नया आलमी निज़ाम जो है ये महज एक समुद्री रास्ता बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि आलमी ताकत के कवानीनों को दोबारा लिखने की जंग है। दहाइयों से अमेरिका ने अपनी बहरी ताकत के जरिए दुनिया के तजारती रास्तों को कंट्रोल किया है। अब रूस, चीन और ईरान का एक्सेस ये देख रहा है कि अमेरिकी बालादस्ती का दौर खत्म हो रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरानी वजीर खारजा की प्यूटन से मुलाकात महज अमन के लिए नहीं थी, बल्कि एक मुश्तरका अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा थी। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी करारदादों को वीटो करके पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब बहरी शतरंज की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ रही। जहाज रानी की इंश्योरेंस फीस 3 गुना बढ़ चुकी है। यूरोप और एशिया में सर्दियों की सप्लाई लाइंस खतरे में है। हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक का हर खानदान महंगे पेट्रोल और महंगी खुराक की सूरत में इस कशीदगी का खमाजा भुगत रहा है। वाशिंगटन इस वक्त एक चाल में फंस चुका है कि वो पीछे हटता है तो दुनिया भर में इसकी साख जो है खाक में मिल जाएगी।
और तवानाई की शाहराह पर इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर वो रूसी जहाज़ों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, तो एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसमें बीजिंग और तेहरान भी शामिल होंगे। आबनाए हरमस की लहरें इस वक्त तारीख लिख रही हैं। ये फैसला अब सफारतकारी की कलम से नहीं, बल्कि जंगी जहाज़ों की तोपों से होगा। नक्शा बदला जा रहा है और पुतिन ने वाज़ेह कर दिया है कि अब पुराने कवानीन लागू नहीं हुए। दुनिया देख रही है और घड़ी की सुइयां तेजी से एक बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही हैं। लाइव विद खबर यूसुफ के साथ जुड़े रहिए ताकि आप बाखबर रहे और बदलती दुनिया की हर लहर से जो है उसको करें। अब ये है कि आबनाए हरमस महज एक रास्ता नहीं रहा है, बल्कि ये दुनिया की मईशत की शाहराह है, जिसका कटने का मतलब आलमी निज़ाम का मफलूज हो जाना। हालांकि हालिया दिनों में पुतिन की शतरंज की चालों ने वाशिंगटन के ऐवानों में खलबली मचा दी है। क्या रूस, ईरान और चीन का उभरता हुआ इत्तेहाद दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? नाकाबंदी और आलमी मईशत का गड़ा अगर अब हरमस बंद होती है, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें 200 फी बैरल से तजावज कर सकती है। तवानाई का बहरान जो है वो जापान, जनूबी कोरिया और चीन अपनी तवानाई की जरूरत के लिए इस रास्ते के मरहूने मिन्नत है। सप्लाई लाइन की तबाही जो है सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा जो है इस तंग रास्ते से गुजरता है। इसकी बंदिश का मतलब है कि यूरोप और एशिया में फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। अब ये है कि हम जो है रूस फौजी महारत जीत हथियार फराहम कर रहा है। ईरान जो है वो जियोग्राफिक लोकेशन से ज़मीनी मुज़ाहमत का मरकज़ है। चीन जो है वो मुआशी पुष्पनाही और बेल्ट एंड रोड के ज़रिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहा है। सूरत हाल बहुत गमगीन होती जा रही है। आलमी जो असरात जो है आपकी जेब पर इस बहरी शतरंज की कीमत आम आदमी आप और मैं जो है कर रहे हैं। महंगाई का तूफान है। बैरूनी महंगाई होने से अशियाए खुर्दमस की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। जो इंश्योरेंस की फीसें है जहाज रानी के लिए, वो 3 गुना इजाफा हो गया है, जिसका बोझ जो है आप पे और मुझ पे होगा। तो नतीजतन ये बात जो है कि हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एक ऐसा वक्त जिसने दुनिया की ताकत का तवाज़ुन फला कर दिया है। रूस के सदर ने पुतिन ने हुक्म दिया है कि वो टैंकर जो कल तक अमेरिकी बहरान नाकाबंदी से खौफजदा थे, आज इनके साथ रूसी जहाज खड़े जो कशीदगी वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान थे, वो अब एक बहुत बड़े तसादम में बदल चुके। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहा, अब ये मामला ताकतों की खुली जंग का आगाज है। सूरत को समझे, जरा तसव्वुर करें, खलीज फारस और खुले समुंदर के दरमियान एक तंग रास्ता आबनाए हरमस। हम आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट होंगे, आज हमारे ज्वाइन करेंगे जनाब कर्नल जो है कर्नल अतुर रहमान साहब। एक सेकंड मुझे दीजिए ताकि सिस्टम को जरा थोड़ा सा कर लिया जाए। तो हम दावत देंगे जनाब कर्नल अतुर रहमान साहब को। थोड़ा सा हमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बट हम कोशिश करते हैं कि इसको फिक्स कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम खावर साहब। सर, ये क्या सूरत-हाल बन रही है? आपने हरबस की बंदिश की सूरत में दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान किस मुल्क को हो रहा है? ये पाकिस्तान को ही हो रहा है। ये कैसे देख रहे हैं? ये ताकत का मुज़ाहरा है या एक आलमी जो ब्लॉक जो है पॉलिटिक्स की शुरुआत है? क्या हो रहा है सर? क्या कैसे देख रहे हैं आप सब सूरत-हाल? थैंक यू वेरी मच खावर साहब फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। तमाम सामीन और नाजरीन को आदाब अर्ज़ है। आपने ये मैंने इंट्रो सुना है, उसमें सारा आपने आबनाए हरमस के असरात जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है।
तो ये हमने देखना है कि अपनाए हुरमुज़ का जो यहाँ इसकी बंदिश से जिन ममालिक को इफेक्ट हुआ और जिन सप्लाईज को इफेक्ट हुआ, वो हमें उन पे तवज्जो रखनी चाहिए। पर्शियन गल्फ में जो ममालिक हैं वो ओमान से लेके बहरीन तक के ममालिक हैं, जिसमें ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और बहरीन शामिल है और साथ उसके ईरान इटसेल्फ है। तो ये दुनिया का 20 से 22% जो ऑयल और गैस यहाँ से गुजरती है। इसके बाद कुछ ये जो फर्टिलाइजर है वो भी इधर से की परसेंटेज बहुत हाई परसेंट है जो इधर से गुजरती है, क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजर इसी का बाई प्रोडक्ट होता है। उसके बाद यहाँ से जो कुछ रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं वो भी यहाँ से जाते हैं, जो ये अभी चिप्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये देखें कि ये दुनिया की आजकल सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स है और ये 4 आइटम ही अगर हम देख लें, इसके अलावा बाकी जो यूएई की फ्री पोर्ट पे जो चीजें आती थी, बाकी जो टूरिज्म है वो इसके अलावा है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते। तो अगर इन चीजों को देख लेंगे, इन चीजों की बंदिश से जो ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर की मार्केट है उस पर बेबहा इफेक्ट पड़ा है। खास तौर पर ये जो इफेक्ट फील किया गया है ये एशियन इकोनॉमीज और अफ्रीकन इकोनॉमीज पे बहुत ज्यादा फील किया गया है। यूरोपियन इकोनॉमीज भी इसने फर्क डाला है बहुत ज्यादा, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वो उनको फिर भी और अमेरिकन साइड से ऑयल शॉयल जो है ना वो फराहम हो रहे हैं, गैस भी फराहम हो रही है और रशिया की साइड से भी आ रही है। तो अभी अगर आप ये देख लें कि ये सारी चीजें अगर एशियन इकोनॉमीज जो है आजकल बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ज्यादा क्या वर्ल्ड की इकोनॉमीज को वो इफेक्ट करती हैं, तो जब ये एशियन इकोनॉमीज इफेक्ट होगी तो पूरी दुनिया इफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखनी होगी कि ये जो चीजें हैं इनको हमने बहुत, इन 4 चीजों की वजह से ही अगर हम देखें कि वर्ल्ड में अब क्या क्या इफेक्ट हो, जो क्या ये रेयर मिनरल्स हैं इनमें जो चिप बनाने की ये जो अभी चिप है, ये इससे ताइवान, कोरिया, चाइना, ये जापान, ये सारी चीजें जो है उनकी वहां मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत ज्यादा काम आ रही थी, तो ये भी सारी इफेक्ट हो जाती हैं। तो आप आगे देखें कि ये इस चीजों का इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। आज मैं मार्केट में अपनी पाकिस्तान में कार लेने के लिए रेट जरा चेक कर रहा था, आप देखें कि जो सुजुकी 600 सीसी की जैपनीज मॉडल है वो पाकिस्तान में अब जिसको आल्टो हम यहाँ कहते थे जैपनीज, वो आम मिलती थी 25 से 30 लाख के दरमियान। आज उसकी कीमत हो गई है 45 लाख। वाह! आप खुद अंदाजा लगा लेंगे अब क्या होगा, इतनी महंगी हो गई है अभी इसमें। अब ये जो चीजें अब इस तरीके से इतनी महंगाई हो रही है, तो आप ये सारी एक सस्ती सी जो एक आम आदमी सुजुकी ऑल्टो इस्तेमाल करता तो उसकी रीच से तकरीबन बाहर हो गई है। अब तो हम क्या यकीन करें कि अब मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि मैं वो क्या अपना इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लूं। ये छोटे इधर उधर जाने के लिए मैं किधर जाऊं, अब मैंने जाना होता है तो मैं ये हम तो कारों की अफोर्डेबिलिटी, पेट्रोल की महंगाई, ये हमारी उससे बाहर निकल गई है रीच। मैं आज अभी अपने एक अजीज के घर गया हुआ था, उससे मैं पूछ रहा था हाँ जी क्या हाल है, लाहौर शहर कब गए हो? वो कहता जी लाहौर जाना क्या करें, जेब में कहता 60-70 हजार रुपया हुए तो मैं लाहौर जावा। तो आप वो उसकी बात सही है, जब आप इतना A1 पे जाना अपनी गाड़ी के ऊपर, आपने क्या कहते हैं पेट्रोल क्या 20 हजार का जाने का 20 हजार आने का लगाना है, उसके बाद उधर भी खर्चा करना, तो आप देख लें फिर क्या हाल होता है बंदे का। वो आम आदमी की आपकी इनकम तो इंक्रीज हुई नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। सो ये दिस इज ऑल ड्यू टू दिस लास्ट 2-2.5 महीने की जो जंग हुई है उसमें ये इफेक्ट हुए। अब इसमें आप देखें अब जून का महीना भी अगला शुरू हो जाएगा, बजट आ जाने, तनख्वाहें बढ़नी है, आप कितनी गवर्नमेंट तनख्वाह बढ़ा देगी? आप 10%, 15%, 20%, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकती, उसकी अपने हाथ बंधे हुए, वो कैसे करेगी? सो ये इतना शदीद इफेक्ट है इन्फ्लेशन का हमारे ऊपर। सो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो इस जंग ने हमें कितना शदीद तरीके से क्या इन्फ्लुएंस किया हुआ है, खत्म किया हुआ है।
तो अभी इनके ऊपर, दोनों कंट्रीज के ऊपर, ईरान के ऊपर और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ये शदीद दबाव है इस चीज का। आप ये देख लें कि इसके साथ मैं ये आपको बता दूं कि ये दोनों कंट्रीज पे पूरी तरीके से इस वक्त क्या दबाव डाला जा रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन दोनों ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, और वो उसको कह रहा है कि पहले आप करें, ये कहते हैं इसको कह रहे हैं पहले करें। मैं उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये चीज हल हो जाएगी और ये आबनाए हुर्मुज़ जो है और अरेबियन सी खुल जाए। दरअसल क्या आप समझते हैं कि प्यूटन का जो टैंकर्स की हिफाजत का फैसला जो है अमेरिका के लिए बराह रास्त एक चैलेंज है? क्या प्यूटन का दोबारा जरा बताइए, कहिएगा। क्या प्यूटन का टैंकर्स की हिफाजत के लिए जो उनका वो उन्होंने अपने शिप जंगी वहां पे लगाए हैं, उसका फैसला अमेरिका के लिए एक बराह रास्त जो है वो चैलेंज है? प्यूटन ने क्या अरेबियन सी में लगाए हैं? नहीं, आबनाए हरमस पे। आपने हरमस में, यहां से प्यूटन को तो तेल इतना जा ही नहीं रहा है। ये तो चाइनीज ने लगाए हैं। चाइनीज क्या है कि वो अपने उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनका जो ईरानियन पोर्ट से तेल आ रहा है। तो ये मैंने तो नहीं सुना पहले कि जी प्यूटन ने कोई शिप्स अपने उधर लगाए हैं। प्यूटन ने शिप्स तो वो अपने उधर लगाए। हाँ, आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी को कम करेंगे या मजीद बढ़ाएंगे? क्या कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से हुआ है ना, और तो कोई इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने पूरी दुनिया को नचा के रख दी है। उसकी क्यों कोई ऐसी पॉलिसी है जो उसके आने के बाद सक्सेस हुई हो? मेरे ख्याल में तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। और पूरी दुनिया में उसने आग लगाई हुई है महंगाई का। उसने जिन जो है वो वापस बोतल में बंद ही नहीं हो रहा। अभी ये जंग बंद होगी तो महंगाई खत्म होगी। अभी उसके लिए अभी इसको समझ नहीं आ रही क्या करें। आप मुझे बताएं कि जो उसने ये सऊदी अरब में, सॉरी अरेबियन सी में ये ब्लॉकेट लगाया हुआ है, इस उसने 11 शिप टोटल एम्प्लॉय किए हुए हैं। 2 बहरी बेड़े ही है ना, एक इब्राहिम लंकन और दूसरा वो जो आया हुआ है, क्या कहते हैं, जेरल्ड फोर्ड तो वापस चला गया। ये जो अभी इधर से आया था, फिफ्थ फ्लीट आया, और साथ वो जो ट्रिपोली आया हुआ है। टोटल 11 शिप्स हैं जिनसे उसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। और वो भी एक मजाक है। उससे ईरान जो है वो इकट्ठे क्या 20-25 अपनी पोर्ट से शिप्स भेज देता है अपने वो कार्गो उधर से गुजारने के लिए। वो 2-4 को रोक लेते हैं, बाकी सारे गुजर जाते हैं। तो ब्लॉकेट तो इफेक्टिव है ही नहीं। अभी ये जो उसने वैसे ही मजाक क्रिएट किया हुआ है अपने 11 शिप्स खड़े करके, इनको अगर खत्म कर दे, सिर्फ वो ये है कि अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को की कंजम्पशन के लिए उनको बताने के लिए कि जी मैंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, वो चल रही है बात। वरना और ऑन ग्राउंड उसका इफेक्ट तो कोई खास नहीं हो रहा। जो ईरानियन शिप्स हैं वो बल्क में गुजरते हैं इकट्ठे, और वो 2-4 रुक जाते हैं, बाकी आगे निकल जाते हैं, या फिर वो बाकी पाकिस्तान की टेरिटोरियल वाटर में से होके आगे निकल जाते हैं, और इसी तरह जाते हुए आ रहे हैं। उनको कोई अभी इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चाइनीज ऑयल वाले तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहे। चाइना वाले जो टैंकर हैं उनको तो वो हाथ तक नहीं लगा रहे हैं। तो हम वैसी खुशफहमी के हैं जी कि वो ये ब्लॉकेट जो है ये ईरान बर्दाश्त कर लेगा नहीं कर लेगा, नहीं, इट इज नॉट। ईरान जो कर रहा है वो डेलिबरेटली डिले कर रहा है कि ये मुआहदा अगस्त तक में खींच जाऊं किसी तरीके, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्या कहते हैं जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें ये सुरखरू होके ना जाए, ये और जलील होता रहेगा। तो वो उस चक्कर में वो दोनों आपस में कर लगे हुए हैं। तो ये उम्मीद है कि अब देखें कैसे। पहले तो हम समझ रहे थे कि चाइना की ट्रिप से पहले शायद इनके सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। कुछ कह रहे हैं कि 9 और 14 के दरमियान कोई शक्ल हो सकता है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए, लेकिन अभी तक कोई इतनी वो अब नहीं आई है, खबरें नहीं आ रही। साहब क्या आप समझते हैं कि क्या चीन और दीगर ताकतें जो हैं इस सूरत हाल में खामोश रहेंगी और खुलकर किसी एक फ्रीक का साथ देंगे? मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 3 टर्म्स हैं आजकल जो सुपर पॉलिटिक्स में चल रही हैं। एक है सुपर पावर, एक है ग्रेट पावर, एक है मिडिल पावर। ठीक, अभी आप जो
सुपर पावर होती है ना, वो जी। सुपर होती है। वो अपना जब उसने क्या कोई काम करना होता है ना, वो फोर्सेस भी इस्तेमाल करती है, मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जो भी है करके अपना काम कर लेती है। ठीक है, जैसे हम्म, इन्होंने वेनेजुएला में फोर्सेस यूज किए हैं और अपना हम्म, मकसद किया और सब करके वो, इसी तरह उन्होंने ईरान में अपना मकसद हल करने के लिए फोर्सेस लॉन्च की हैं, ऑल्दो उन्होंने अपने मकासद नहीं अचीव किए हैं, वो किए, हम्म, लेकिन इस क्योंकि वो सुपर पावर है। वेयर एज जो चाइना है वो अभी तक सुपर पावर का स्टेटस नहीं अचीव कर सका, क्योंकि उन्होंने अभी तक, ठीक है, पोटेंशियल उनके पूरे के पूरे ग्रेट पावर के हैं, उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री, उनकी ज्योग्राफी, उनकी डेमोग्राफी, सब में ग्रेट है, लेकिन अगर अपने मकासद को अचीव करने के लिए उन्होंने इनको का फिजिकल यूज किया है, तो वो सुपर पावर है। अभी हम्म, ताइवान के साथ उनके जो क्या मसाइल चल रहे हैं, ताइवान वो क्लेम करते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है, लेकिन उधर उसको अमेरिका ने इतनी फूक दी हुई है, वो अभी तक चाइना ने उधर फोर्स नहीं यूज की है। बेशक वो जो मर्जी उधर पोस्चरिंग करते रहे, क्या कहते हैं, बढ़ के मारते रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने फोर्स नहीं यूज किया। जिस दिन फोर्स यूज करेंगे उस दिन हम चाइना को सुपर पावर करेंगे। हम्म। तो आप इन टर्म्स को जहन में रखते हुए आप अब देखें कि क्या चाइना इस ईरान की सूरत हाल में आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो ताइवान में नहीं जा रहा तो ईरान में कैसे आएगा। वो सिर्फ इनडायरेक्ट सपोर्ट करता रहेगा, पोस्चरिंग के तहत ठीक हो वेपन्स गया। दे देगा, आर्मामेंट दे देगा, मॉरल नहीं, सपोर्ट दे लेकिन देगा, क्या इंटेलिजेंस दे देगा, स्पेस इंफॉर्मेशन दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन वो खुद फिजिकली अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेगा। नहीं, क्या आप समझते हैं कि क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या एक नई आलमी ब्लॉक सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो उसकी शुरुआत है? देखिए, आलमी, वो तो आप बिल्कुल सारी दुनिया कह रही है कि अब इन फ्यूचर के लिए आगे अब क्या कहते हैं, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनके तहत चलेगा। उसमें ये सारी मिडिल पावर्स भी आ जाएंगी, ग्रेट और सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो उनके जो ब्लॉक्स होंगे उसके तहत सारी हर रीजन में पॉलिटिक्स चलेगी। अगर हमारे रीजन में आप देखें तो अभी हमें ये जो ब्लॉक बनेगा, वो ये जो क्या पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर वगैरह, ये सब एक ब्लॉक बनेगा और इस ब्लॉक को ये फेस करेगा। उधर से जो वेस्टर्न साइड से ब्लॉक आएगा वो अमेरिकन, इजराइल, और तो उसमें लाइकली इंडिया भी होगा, यूएई भी होगा। तो ये इस तरीके से सारी पॉलिटिक्स चलेगी और चाइना एंड रशिया आर डेफिनेटली गोइंग टू बैक दिस ब्लॉक। अभी रह गई बात यूरोप की कि यूरोप किधर जाएगा, यूरोपियन यूनियन किधर जाएगी। यूरोपियन यूनियन फ्यूचर के लिए वो भी अपना ब्लॉक एक फॉर्म करेगी, चाहे वो अमेरिका के साथ फॉर्म करे, चाहे वो अपने आप विद इन यूरोप वो ब्लॉक रखे, ताकि उन्होंने रशिया की माइट को भी फेस करना है। तो वो चीजें देखें, उनमें से मे भी वो रशिया के साथ अपनी उनकी डिपेंडेंस है, उन्होंने गैस लेनी है, पेट्रोल लेना है, वो अपनी डिपेंडेंस किसी हद तक रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अभी जो नेटो का फ्यूचर है वो एक किस्म का अब क्या बिल्कुल अनसर्टेन है। पता नहीं कि नेटो रहती है कि नहीं रहती। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि नेटो बहुत कमजोर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो ये हम्म, चीजें जो है ना, ये इन फ्यूचर में ये शेप सारी की सारी जो इस जंग के बाद हम देख रहे हैं कि जो असर रसूख था इन सुपर पावर्स का वो खत्म होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और नई सुपर पावर और नई रीजनल ब्लॉक्स बनते जाएंगे। नहीं, क्या आप समझते हैं कि क्या दुनिया एक बार फिर कोल्ड वॉर, सर्द जंग जो है, जैसे दौर की तरफ जा रही? यस। सो ये अभी जो शेप होगी नए वर्ल्ड ऑर्डर की, उसके तहत जो अब देखेंगे आगे के क्या जो कोल्ड वॉर होती है कि या हॉट वॉर होती है, उसके मुताबिक सारी चीजें। पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में इख्तियार करनी चाहिए? पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहा है इस वक्त, ठीक है, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ईस्ट वेस्ट यानी कि दोनों साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और यूरेशिया, इन सब को आपस में मिलाते हैं। तो हम्म, इसकी वजह से हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर कोई हमारे साथ जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन और इसके साथ साथ क्योंकि हमारी
ज्योग्राफिक लोकेशन के साथ हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमारी मिलिट्री जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट है। तो हम एक किस्म के इस खित्ते में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं। अब सिक्योरिटी प्रोवाइडर जब आप बनते हैं तो फिर आप अपने आप को सिक्योर रखते हैं तो बाकियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना। तो इस जी वजह से हमारी अहमियत अब मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बढ़ गई है और लोग ये भांप गए हैं और वो इस वजह से हमारे साथ बेहतर तल्लुकात रखना चाहते हैं। इस वक्त हमारे इस खित्ते में और दुनिया में रूस, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ये गल्फ के जितने कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड इजराइल। तो उम्मीद है कि ये इसी तरीके से बेहतर होते जाएंगे और चीजें जो हैं ये क्या हमें बेहतर की तरफ लेती जाएंगी। कल साहब आप तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो है वो तेल की कीमतें का जो अज़ाफ़े से पाकिस्तान की मईशत पे या आम आदमी के इसके क्या असर पड़ रहे हैं? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, तेल ने तो हर बंदे की जिंदगी पे इफेक्ट किया। देखें जी, अब मैं आपको क्या बताऊं कि अभी जो हमारी एक सिंगल रोटी है, रोटी जो अब 20 रुपए क्रॉस कर गई है, पंजाब में पे पहुंच गई है, बाकी सूबों में तो ये 25-30 पे पहुंच गई। अब एक बंदा जो रोटी अपनी वक्त की एक वक्त का खाना अगर 100 रुपए में खाएगा तो क्या उसका बनेगा यार? अगर वो कमाता है कुछ भी नहीं, दिन में सिर्फ रोटी के लिए वो 500 रुपया खर्च कर देता है, तो कहाँ जाएगा? क्या बचा के घर लेके जाएगा? लेबर एम्प्लॉय करता हूँ, लेबर 1000 रुपया लेता है यार, और 5 रुपया वो सिर्फ अपनी रोटी में लेता है। अब किधर जाए वो बेचारा? क्या कमाए, क्या बचाए, क्या अपने घर वालों के पीछे भेजे? महंगाई का इतना बुरा हाल है, हर आइटम के जिसके लिए जाए अगले दिन उसकी कीमत एकदम जंप लगा के ऊपर गई। समझ ही नहीं आती क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अभी आम जो हम अगर कोई, मैं अभी सिर्फ बेल्ट की अभी कीमत देख रहा था, बेल्ट जो होती है अब पेंट की बांधने वाली, यार वो भी 2000-2500 में मिल रही है, किधर जाए? अभी बाकी चीजें आपको बताई हैं कि मैं और क्या क्या किस तरफ से जाए। मैं तो अभी अब होटलिंग या रेस्टोरेंट में जाकर रोटी खाना भी, वो भी हमारे लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, इसके कब पहुंचे में इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है। कल साहब कोई फाइनल थॉट्स के तौर पे यू वांट टू से इट बिकॉज़ वी हैव टू बी आई मीन इख्तिताम को प्रोग्राम को लेके जाना है। फाइनल थॉट्स के तौर पे इफ यू वांट टू से समथिंग। फाइनल थॉट्स तो यही हैं कि ये अब जो कल वाकयात पेश आए थे कि ईरान ने अमेरिकन शिप के ऊपर भी फायर किया है और क्या जो इनकी जो पोर्ट है फुजीरा यूएई की पोर्ट जो अरेबियन सी में खुलती है, उसके ऊपर भी मिसाइल 12-14 मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं, जिससे कुछ नुकसान भी हुआ शिप्स को भी, और जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको नुकसान हुआ। कोई 3 इंडियन थे वहां, वो इंजर्ड भी हुए हैं। तो जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है यूएई ने भी। उन्होंने कहा जी हम वी कीप राइट रिजर्व टू स्ट्राइक बैक। देखिए वो करते हैं कि नहीं करते। सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने, अब कतर ने और बाकी तमाम ममालिक ने बड़ा स्ट्रॉन्गली लिया। और आपने देखा ही है कल ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बड़ा अग्रेसिवली बोल्ड पोस्चर दिया। उसने कहा जी हम इनको जमाना कदीम में ले जाएंगे अगर हमें इन्होंने अपने आप को हमारे शिप्स के साथ इंटरफेयर किया। तो ये सारी चीजें जो ये इन्होंने क्यों किया, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नया अपना सिक्योरिटी जोन बनाया है ईरानियंस ने, जिसमें उन्होंने जो ये ओमान वाली साइड है टेल फुजीरा, इसको भी अपने सिक्योरिटी जोन में ले लिया है और उसको वो कहते हैं कि इधर भी हम शिप्स की एक्टिविटी जो है उसको नहीं आने देंगे। तो ये आप देख ले, ईरानियन भी अपने जो है ना पर ज्यादा से ज्यादा फैलाते जा रहे हैं और इनको यूएई को ना ज्यादा से ज्यादा आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि यूएई के पास इस वक्त इजराइल जो है इसकी बैकिंग फुली कर रहा है और उसने कुछ वेपन्स भी इनको भेजे हैं, वो जो मिसाइल सिस्टम्स भी हैं वो सारे के सारे, जिसकी वजह से अभी ईरान जो है बहुत ज्यादा आंखें यूएई को दिखा रहा है। तो अल्लाह खैर करे कि कुछ भी अकॉर्ड होने से पहले कोई क्या कहते हैं दोबारा कोई जंग के असरात ज्यादा ना हो। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों के पास इस वक्त मामलात ऐसे नहीं है कि जो वो एक जंग दोबारा अफोर्ड कर सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू जो है सिर्फ एक खबर नहीं, एक इंतबा है। अब नए हरमस में जो कुछ हो रहा है वो हमें याद दिला रहा है कि ताकत का खेल हमेशा अमन की कीमत पर खेला जाता है। फैसले चंद लोग करते हैं मगर असर पूरी दुनिया भुगतती है। सोचना ये है कि क्या ये तारीख से कुछ सीख रहे हैं या एक बार फिर इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक नए आने वाले तूफान की जो है, ये कशीफ की जो है, ये आने वाले एक नए तूफान की आहट है। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या होगा। मैं हूँ ख़ाबर यूसुफ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। आइंदा तक के लिए आप इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।